नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। तो आइए आज जानते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट का इतिहास। आखिर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कैसे हुई। हिंदू पौराणिक कथाओं में बरगद के पेड़ का बहुत महत्व है, जिसके बारे में खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में भी जिक्र किया है। इस बरगद के पेड़ के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी गहरा नाता है। जी हाँ, आपको सोचकर सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी। अब आप सोच भी रहे होंगे कि बरगद के पेड़ का भला बीएसई से क्या संबंध हो सकता है। जानने के लिए आइए देखते हैं मेट्रो मुंबई की ये खास रिपोर्ट। मुंबई देश का तेज रफ्तार महानगर। वक्त ने बंबई को मुंबई बनते देखा। वक्त बदला और वक्त के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेहरा मोहरा भी बदला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये कहानी आज से 188 साल पहले मुंबई के इसी बरगद के पेड़ से शुरू होती है। ये पेड़ मुंबई के फोर्ट इलाके में हॉर्निर्मित सर्कल पर है, जिसके नीचे 5 लोगों ने मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ताना बाना बुना था। और आज ये वाकई देश की अर्थव्यवस्था का वट वृक्ष बन चुका है, जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था की कल्पना करनी भी मुश्किल है। ये बात 1834 की है, जिसके एक दशक बाद दलालों ने मिलकर इसी सर्कल पर अपना नया ठिकाना बना लिया। तब ये ठिकाना एक्सटेंड रोड पर बना, लेकिन अब ये जगह महात्मा गांधी रोड पर है। ये सिलसिला 1874 तक चला। 1875 में दलालों ने द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से अपना खुद का संगठन बना लिया। टाउन हॉल के पास से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1928 तक संचालित होता रहा। दलाल स्ट्रीट में 1928 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण शुरू हुआ और 1930 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। फिर 1957 में एक अहम मुकाम आया, जब 31 अगस्त 1957 को बीएसई सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत सरकार पर पहला मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज बना। मुंबई की दलाल स्ट्रीट में बीएसई की वर्तमान बिल्डिंग का निर्माण 1970 में शुरू हुआ था। 1980 में इसे बीएसई ने पूरा किया। पहले इस बिल्डिंग को बीएसई के चेयरमैन सर फिरोज जमशेद जीजी भोई की याद में फिरोज जीजी भोई टावर्स के नाम से जाना जाता रहा। फिर उनके निधन के बाद इसका नाम बदलकर बीएसई टावर्स कर दिया गया। फिर 2005 में एक वक्त ऐसा भी आया जब बीएसई कॉर्पोरेटर इकाई में तब्दील हो गया और अब वो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। वक्त के साथ ट्रेडिंग के तौर तरीकों में भी बदलाव आया। पहले तकनीक के अभाव में फ्लोर ट्रेडिंग हुआ करती थी। कैसी होती थी फ्लोर ट्रेडिंग, जानने के लिए देखिए मेट्रो मुंबई की ये रिपोर्ट। 17वीं सेंचुरी में एम्स्टर्डम में स्टॉक एक्सचेंज के विकास के बाद खुली चिल्लाहट या फ्लोर ट्रेडिंग व्यापारियों के बीच संवाद करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य विधि थी। तब व्यापारी चिल्लाकर और हाथ से खास इशारों के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। 20वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में टेलीफोन ट्रेडिंग की शुरुआत ने फ्लोर ट्रेडिंग की जगह ले ली। इसके बाद 1980 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने फ्लोर ट्रेडिंग को पूरी तरह बेनामी कर दिया। फ्लोर ट्रेडिंग किसी हॉल या बड़े कमरे में एक खास जगह होती है। यहाँ व्यापारी या स्टॉक ब्रोकर शेयरों की खरीदी और बिक्री के लिए चिल्लाकर हाथों के इशारों से संवाद साधते थे। इन जगहों को व्यापारिक मंजिल या गड्ढे के रूप संबोधित किया जाता है। ये स्थान आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर एक्सचेंज होते हैं। लेन देन विशेष भाषा या हाथों के खास इशारों से एक्सचेंज के सदस्य करते हैं। 1980 और 1990 के दौरान टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने दुनिया भर के अधिकांश एक्सचेंजों में बदलाव किया है। पहले यहाँ फिजिकल हैंड सिग्नल का उपयोग किया जाता था। फ्लोर हैंड सिग्नल का उपयोग खुले शोर वाले कारोबारी माहौल में जानकारी खरीदी और बिक्री के लिए किया जाता था। लेकिन सिस्टम का उपयोग फ्यूचर एक्सचेंज जैसे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में आज भी किया जाता है। वहाँ व्यापारी आज भी खरीदी बिक्री के लिए एक कमरे में संकेतों को हाथों के इशारों से जल्दी से फ्लैश करते हैं। हालांकि वक्त के साथ फ्लोर ट्रेडिंग अब इतिहास की बात हो चुकी है। बीएसई देश के सबसे पुराने एलआईसी घोटाले का गवाह बना है।
बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस घोटाले को कांग्रेस के सांसद और खुद पंडित नेहरू के ही दामाद फिरोज गांधी ने उठाया था। फिरोज गांधी ने न केवल इस मामले को संसद में उठाया बल्कि उसे पूरी तरह से अंजाम तक भी पहुंचाया। आइए जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी के टकराव की कहानी। बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब कोलकाता कलकत्ता हुआ करता था। वहां के एक बिजनेसमैन और सट्टेबाज हरिदास मुद्रा की 6 खस्ताहाल कंपनियों में LIC का निवेश कराया गया। सरकारी दबाव में 1,26,100,000 रुपए का निवेश कराया गया। इसमें दिलचस्प बात यही रही कि इस निवेश के लिए LIC निवेश कमेटी की इजाजत ही नहीं ली गई थी। LIC के इस घोटाले के खिलाफ कांग्रेस के सांसद फिरोज गांधी ने आवाज उठाई। अपनी ही सरकार और अपने ससुर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खिलाफ फिरोज गांधी का संसद में आवाज उठाने का मामला उस समय काफी गरमाया भी था। बात चूंकि उसूलों की थी जिसमें फिरोज गांधी ने कोई कोताही नहीं बरती, लिहाजा 1956 में ये मामला संसद में खूब गूंजा भी और सरकार को झुकना भी पड़ा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। फिरोज गांधी संसद में उस वक्त के वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी के गोपनीय खत संसद में पेश कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को एक जांच कमेटी गठित करनी पड़ी। पूर्व चीफ जस्टिस NC छागला के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। छागला आयोग ने मामले की सार्वजनिक रूप से जांच की। ब्रोकरों से भी बात की गई। छागला आयोग ने भी महज 24 दिनों में अपनी जांच पूरी कर ली, जिसमें LIC के निवेश को गलत पाया गया। नतीजा, वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उद्योगपति हरिदास मुद्रा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 22 साल की जेल की सजा मिली। इसके बाद LIC एक्ट बना, जिसमें 245 फर्मों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें LIC में शामिल कर लिया गया। बीएसई ने वक्त के साथ कई कामयाबी भी देखी, साथ ही कई घोटाले भी देखे। इन घोटाले में हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम घोटाला, शारदा स्कैम और NSCL घोटालों ने देश का ध्यान खींचा। हर्षद मेहता का शेयर घोटाला भारतीय इतिहास में अब तक सबसे लोकप्रिय घोटाला रहा, जिसे समझने के लिए पहले समझना होगा कि आखिर हर्षद मेहता कौन है। हर्षद मेहता के बारे में कहा जाता था कि वो जिस भी स्टॉक पर हाथ रख देते थे उसके दाम आसमान छूने लगते थे। अब सवाल उठता है कि वो इतना पैसा कहां से लाता था, जिसका खुलासा 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने किया। वो फेक BR के जरिए बैंकों से एक किस्म का 15 दिन के लिए लोन लेते थे, फिर उसे BSE की लिस्टेड कंपनियों में लगाते थे। इससे खूब मुनाफा कमाता था और पैसा बैंकों को वापस कर देता था। अप्रैल 1991 से मई 1992 के दौरान हर्षद मेहता ने इस कारनामे को अंजाम दिया, जिसमें बैंकों के 5,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लगे। लेकिन घोटाला उजागर होने के बाद हर्षद मेहता बैंकों को पैसा लौटा नहीं पाया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल की सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना लिया। लेकिन सजा पूरी होने के पहले ही हर्षद मेहता की मौत हो गई। हर्षद मेहता की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस पर द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे नामक किताब लिखी जा चुकी है। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता नामक वेब सीरीज बन चुकी है और द बिग बुल नामक एक फिल्म भी बन चुकी है। हर्षद मेहता के शेयर घोटाले के बाद केतन पारेख के शेयर घोटाले का खुलासा हुआ। वैसे केतन पारेख हर्षद मेहता का चेला था। CA के रूप में उसने अपना करियर हर्षद मेहता की कंपनी से शुरू किया था, इसलिए उसे तकनीक के मामले में हर्षद मेहता का उत्तराधिकारी माना जाता था। केतन पारेख बैंकों के अलावा कुछ वित्तीय संस्थानों से भी धन लगवाता था। केतन पारेख बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कलकत्ता और इलाहाबाद स्टॉक एक्सचेंज में सक्रिय रहा। हर्षद मेहता की तरह उसे भी शेयरों के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ाने घटाने में महारत हासिल थी। पारेख ज्यादातर 10 शेयरों में सौदा करता था, इसीलिए उसे 10 स्टॉक भी कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ कंपनियों ने अपने शेयर के दाम बढ़ाने के लिए उन्हें पेमेंट भी किया। केतन पारेख के घोटाले की पोल 2001 में उस वक्त खुली जब केंद्रीय बजट के बाद सेंसेक्स 176 अंकों के साथ गिर गया।
भारत सरकार ने इस मामले की जांच कराई और उसके पीछे केतन पारेख की मास्टरमाइंड के रूप में शिनाख्त हुई। फिर उस पर 2017 भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार करने से रोक लगा दी गई। हर्षित मेहता केतन पारेख के शेयर घोटाले के बाद सत्यम घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन रामलिंगम राजू ने सेबी के सामने मान लिया कि उन्होंने ये घोटाला किया। 2003 से 2008 के दौरान 5000 करोड़ का ये घोटाला हुआ। इसके उजागर होने के बाद सत्यम के शेयर के दाम गिर गए। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और 3 चार्जशीट दायर की। 2009 में राजू और उनके 9 साथी दोषी पाए गए और जेल भेज दिए गए। बाद में महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया और वो महिंद्रा सत्यम में तब्दील हो गया। फिर 2013 में इसका टेक महिंद्रा में विलय हो गया। बीएसई की इमेज को शारदा घोटाले ने भी दागदार किया। शारदा स्कैम में 1 लाख से ज्यादा निवेशकों को ठगने का आरोप है। शारदा चीट फंड कंपनी के चेयरमैन सुदीप्त सेन ने कई निवेश योजनाओं का संचालन किया। इसमें किसी खास तरीके के निवेश मॉडल का कोई जिक्र नहीं है। शारदा समूह ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और उड़ीसा में निवेशकों से धन इकट्ठा किया, फिर उसे रियल एस्टेट, मीडिया जगत और बंगाली फिल्म प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट कर दिया। शारदा घोटाले का 2013 में खुलासा तब हुआ जब शारदा समूह का चेयरमैन सुदीप्त सेन 18 पन्नों का एक लेटर लिखकर भाग गया। हालांकि शारदा घोटाले का शेयर मार्केट पर कोई सीधा असर नहीं दिखा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा, जिसके कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से दूरी बना ली। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड एक कंपनी है जिसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडियन लिमिटेड NSEL घोटाले में जिग्नेश शाह और श्रीकांत जोगलेकर को दोषी ठहराया गया। निवेशकों ने जो धन कमाया था वो उसे NSEL घोटाले में गवा बैठे। ऐसी चीजों पर धन लगाया गया जो अस्तित्व में ही नहीं थी। इस तरह कागजों पर ही सारा लेन देन हो रहा था। NSEL ने रिटेल निवेशकों को आकर्षित किया, जिसमें निश्चित समय में फिक्स रिटर्न का भरोसा दिलाया जाता था। 2013 में हुए करीब 5.5 करोड़ के इस घोटाले में 300 दलाल शामिल थे। सेबी की स्थापना से आम निवेशकों का शेयर मार्केट पर विश्वास बढ़ा है, ये बात तो सब जानते हैं, और जिन्हें स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में इंटरेस्ट है वो इस बात को मानते भी हैं। हालांकि सेबी ने काफी हद तक घोटालों पर नकेल कसी है, लेकिन अभी भी उसे पूरी हद तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। देश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की स्थापना 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी, ताकि स्टॉक मार्केट के कामकाज पर कड़ी नजर रखी जा सके। ये सर्वोच्च अथॉरिटी है जो इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एवं बाजार के बड़े खिलाड़ियों और मामलों को नियंत्रित करती है। यदि आप फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको सेबी के अधिनियम और विनियमों में हर साल आने वाले लगातार संशोधनों के बारे में पता होगा। सेबी ने भारत में आम शेयर बाजार के निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फिर भी विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे शातिर घोटालेबाज अभी भी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को मूर्ख बनाने में सक्षम रहे हैं। हालांकि सेबी की स्थापना के बाद स्टॉक मार्केट घोटालों और कॉर्पोरेट घोटालों की घटनाएं कम जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। डिजिटाइजेशन ने बीएसई का पूरा चेहरा मोहरा बदल दिया। वक्त के साथ ये परिवर्तन बेहद जरूरी भी था। आइए जानते हैं डिजिटाइजेशन के बाद क्या हाल है बीएसई का। डिजिटाइजेशन ने आज हमारे आसपास की हर चीज को बदल कर रख दिया है। मनोरंजन से लेकर पैसा भुगतान तक, खाने के ऑर्डर से लेकर यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग तक, हमारी हर बुनियादी जरूरत धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है। ऐसा ही कुछ डिजिटलाइजेशन दलाल स्ट्रीट यानी बीएसई का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में 1995 में हुआ था। ये परिवर्तन बीएसई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लॉन्च के 1 साल बाद आया था। इस बदलाव ने बीएसई को प्रतिदिन 8 मिलियन ऑर्डर लेने में सक्षम बना दिया। शुरुआत में एनएसई के पास पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम था। सबसे ज्यादा फायदा डिजिटलाइजेशन का समय की बचत के तौर पर हुआ। डिजिटलाइजेशन के कारण इंसानों द्वारा होने वाली गलतियां भी कम हुई, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और ट्रेडिंग में बार बार होने वाली बाधाएं भी कम हुई।
ऑनलाइन ट्रेडिंग नई मिलेनियम की शुरुआत के साथ शुरू हुई थी। वही ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण कई फायदों में भी बढ़ोतरी हुई। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा शायद इंट्राडे ट्रेडर्स को हुआ, जिन्हें अब अपने ब्रोकर्स को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिजिटलाइजेशन के कारण ट्रेड की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और तब से अब तक लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज इंट्राडे रोजाना नकद मात्रा में लगभग 65% का योगदान देता है। ऑनलाइन बदलाव ने शेयर बाजारों की पहुंच शहरी भारतीय परिवारों तक भी बढ़ा दी है। बाजार का जोरदार विकास हुआ है और इसी तरह सभी ट्रेडर्स का मुनाफा भी बढ़ा। डिजिटलाइजेशन का फायदा स्टॉक खरीद तक सीमित नहीं था। इंटरनेट की मदद से रिसर्च भी किया जा सकता है। निवेशक अब शेयरों की खोज कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेड देख सकते हैं, वही गहन विश्लेषण कर सकते हैं। इंटरनेट ने मार्केट के दिग्गजों से सलाह प्राप्त करना भी आसान बना दिया है, लेकिन अब भी इंडस्ट्री में असली गेम चेंजर आना बाकी था। आजकल डाटा को नया गोल्ड और ऑयल माना जाता है। खैर, स्टॉक ब्रोकर इस तथ्य को हमेशा से जानते हैं। रिग्रेशन मॉडल पर आधारित प्रोडक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा किया जाता था। इससे उन्हें अपने ग्राहकों को सटीक ट्रेडिंग सलाह देने में मदद मिली है। हालांकि दृष्टिकोण धीरे धीरे डिजिटल होने लगा। इसके साथ सटीकता में तेजी से वृद्धि हुई। आज तकनीक संचालित डेटा एनालिटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ इस दृष्टिकोण में समायोजित किया गया है। वही इंडस्ट्री में लीडिंग रोबो सलाहकार सलाह देने से पहले 1 बिलियन डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। यदि कोई व्यक्ति प्रति सेकंड एक डेटा बिंदु का विश्लेषण करने में सक्षम है, तो उन्हें इतना सटीक होने में 31 साल से अधिक समय लगेगा और ये सिर्फ एक ट्रेड के लिए है। इसके अलावा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ने व्यक्तिगत सिफारिशों के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पर आधारित समर्पित नियम आधारित निवेश इंजन भी लॉन्च की है। द एडवांटेज: निवेशक हमेशा इंडेक्स बीटिंग रिटर्न काटते हैं। जाहिर है, इन आधुनिक डिटेल दृष्टिकोणों ने रिटेल इन्वेस्टर्स के एक बड़े हिस्से को प्रवेश के लिए कई बाधाओं को पार करने में मदद की है। उनमें से सबसे बड़ा मार्केट को लेकर जागरूकता है, जिसके 2 और 3 लेवल के छोटे शहरों के अधिक निवेशक अब बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। परिवर्तन अच्छा है और केवल समय के साथ बेहतर होगा। तो हमने साफ तौर पर जाना कि इंडियन स्टॉक मार्केट की आखिर हिस्ट्री क्या है, कहां से इंडियन स्टॉक मार्केट शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंचा है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।